हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10वीं के विज्ञान और प्रौद्योगिकी भाग 2 में हम जो है छठवां लेसन पढ़ेंगे प्राणियों का वर्गीकरण। यहाँ पर हमें जो है प्राणियों के वर्गीकरण के बारे में, उसका इतिहास, उसकी नई पद्धति, प्राणी जगत, इनके बारे में पढ़ना है। आज हम जो है इनका इतिहास देखेंगे। यहाँ पर देखो, ये थोड़ा याद कीजिए, ये तो कोरोना महामारी की वजह से हमारा जो है कट है। ये तुम लोग एक्चुअली 9th में भी पढ़ चुके हो कि सजीवों के वर्गीकरण की जानकारी जो है तुम लोग 9th में लिए। आसपास सजीव जो होते हैं मुख्य रूप से वनस्पति और प्राणी हैं, तो वर्गीकरण के विविध पहलू का अध्ययन तुम लोग 9th स्टैंडर्ड में कर चुके हो। इसी आधार पर हमें एक सारणी पूरी करनी। ये हमारे पास सारणी दी गई है। ये सजीव हैं, 2 प्रकार में बांटा गया है। इसमें देखो, यहाँ पे जगत दिया है, मोनेरा है, फिर एक कोशिकी सजीव, बहुकोशिकी सजीव, फिर इसके जगत, फिर इसके जो है ये हमें भरना है सजीवों का वर्गीकरण। तो यहाँ पर ये कैसे होगा, कभी कभी तुम्हें एग्ज़ाम में जो है ये क्वेश्चंस कैसे आएंगे, आकृति ऐसे बनी रहेगी और वो तुम्हें भरना होगा या सजीवों का वर्गीकरण बोला जाएगा। तो यहाँ पे सजीव का वर्गीकरण में यहाँ पे क्या, आदि केंद्र की और ये दृश्य केंद्र की। फिर यहाँ पे जगत जो है, मोनेरा, ये तुम लोग जो है 9th में पढ़े थे ना, उसी के बेस पर ये सारणी पूरी करनी है। फिर ये वो एक कोशिकीय सजीव, ये बहुकोशिकीय सजीव। एक कोशिकीय सजीव ये प्रोटिस्टा है। बहुकोशिकीय सजीव में कोशिका भित्ति युक्त, कोशिका भित्तिहीन। एक मतलब भित्ति के साथ और एक भित्ति के बगैर, भित्तिहीन। ठीक है, ये शब्दों का ध्यान देना। फिर यहाँ पर जो है आगे दिया है, यहाँ पर ये तुम्हारा जो है, इसमें कोशिका भित्ति युग में भी स्वयंपोषी और परपोषी होंगे, और कोशिका भित्तिहीन में जो है ये प्राणी जगत आएंगे। स्वयंपोषी में वनस्पति है, परपोषी में जो है यहाँ पर क्या होगा, कवक है। प्राणी जगत में कवक भी आएंगे। स्वयंपोषी मतलब जो स्वयं भोजन बना रहे, परपोषी मतलब जो दूसरों पर निर्भर हो रहे हैं। ठीक है, तो जो भित्ति युक्त हैं वो ये हैं, और जो भित्तिहीन हैं वो प्राणी जगत है, ये भित्तिहीन है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर ये सजीवों का वर्गीकरण है। फिर उसके बाद हमने 9th में पढ़ा था कि वनस्पतियों का वर्गीकरण कैसे किया गया। ये भी हम लोग जो है 9th क्लास में पढ़े थे कि किस तरह से वनस्पतियों का वर्गीकरण किया गया है, कैसे किया गया है। देखो, यहाँ पर वनस्पतियों का वर्गीकरण कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों के आधार पर किया गया है। पहला, वनस्पति में अव्यय या अंग है या नहीं। पहला चेक किया जाएगा कि उसके अव्यय और अंग है या नहीं। फिर उसके बाद वनस्पतियों में भोजन और पानी के संवहन के लिए स्वतंत्र संवाहक ऊतक का होना या न होना, क्योंकि पानी का संवहन होता है ना, तो स्वतंत्र ऊतक है या नहीं है। एक तो अंग है या नहीं, दूसरा पानी के संवहन का ऊतक है या नहीं, तीसरा वनस्पतियों में बीज धारण करने की क्षमता है या नहीं, फिर वनस्पतियों में बीज फल में आच्छादित है या नहीं, और बीज में बीज पत्र की संख्या 1 है या 2 है। इस तरह से वनस्पतियों का वर्गीकरण किया जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पे प्राणी के बारे में भी देखा हमने। हमारे परिसर में देखो, विविध प्रकार के प्राणी देखते हैं। कुछ छोटे होते हैं, कुछ प्राणी बड़े होते हैं, कुछ ज़मीन पर रहते हैं, कुछ पानी पर रहते हैं, कुछ रेंगने वाले होते हैं, कुछ पानी में तैरने वाले होते हैं, कुछ हवा में होते हैं। तुम लोगों ने देखा होगा अपने आसपास। बीच में तुम लोगों को जो है उपक्रम भी दिया गया, तो उसमें 2 प्राणी के बारे में लिखना था, 2 वनस्पति के बारे में लिखना था। तुम लोगों ने जानकारी इकट्ठा की और लिखे। बहुत से स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छे से उस जो है उपक्रम तैयार किया है। अब जिन्होंने उपक्रम कंप्लीट नहीं किया वो जल्दी से कंप्लीट करके दे देंगे। फिर कुछ प्राणी ज़मीन पर रहते हैं, कुछ पानी में, कुछ रेंगते हैं, कुछ तैरते हैं, कुछ हवा में रहते हैं। कुछ प्राणियों की त्वचा पर शलक होते हैं, तो कुछ प्राणियों की त्वचा पर परों का आवरण होता है, पंख तथा बाल होते हैं। और फिर कुछ प्राणियों के संदर्भ में ऐसा प्रचंड विविधताएं दिखाई देती हैं। अभी अभी अध्ययन युक्त पृथ्वी पर हमें कहा कि 70 लाख प्रकार के प्राणियों की प्रजाति मौजूद होगी, ऐसा अंदाज दर्शाया गया है। मतलब अभी जो अध्ययन हुआ है, ऐसे बोला गया कि पृथ्वी पर 70 लाख प्रकार के प्राणियों की प्रजाति मौजूद हैं, ऐसा अंदाज लगाया गया है। इनमें प्रत्येक प्रजाति का जो है क्या बोला है यहाँ पर, जो प्रत्येक प्रजाति है उसका अध्ययन करना, मतलब हर एक प्रजाति का अध्ययन करना असंभव है। परंतु यदि प्राणियों की समानता और असमानता के आधार पर समूह और उपसमूह तैयार किया गया, तो बड़ी संख्या में उपलब्ध प्राणियों का अध्ययन करना अधिक आसान होगा।
तो देखो यहाँ पर पृथ्वी पर कितने 70 लाख प्रकार के प्राणियों की प्रजाति हैं। तब यहाँ पर देखो हमें समानता और असमानता पर आधारित प्राणियों के समूह और उप समूह जो तैयार करना, उसी को ही प्राणियों का वर्गीकरण कहते हैं। तो प्राणियों का वर्गीकरण क्या है? समानता और असमानता पर आधारित प्राणियों के समूह और उप समूह तैयार करना, उसी को प्राणियों का वर्गीकरण कहते हैं। अब ये वर्गीकरण क्यों किया जा रहा है, इसका क्या लाभ है वर्गीकरण का? तो यहाँ पे देखो वर्गीकरण का लाभ है कि प्राणियों का अध्ययन करना आसान होता है। वर्गीकरण करने से क्या होगा? प्राणियों का अध्ययन करना आसान होता है। किसी एक समूह के सीमित प्राणियों का अध्ययन किया तो समूह के सभी प्राणियों के विषय के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाती है। अगर हम कोई एक समूह का अगर जो है सीमित प्राणी का अध्ययन किए तो उस समूह के बाकी प्राणियों के भी बारे में हमें पता चल जाता है। फिर प्राणियों की उत्क्रांति के संदर्भ में भी जानकारी प्राप्त होती है। प्राणियों को पहचानना आसान हो जाता है, उसमें अचूकता दिखाई देती है। फिर प्राणियों का अन्य सजीवों के साथ होने वाले संबंध समझने में भी मदद होती है। इसके प्रत्येक प्राणी का अधिवास, प्रकृति में उनका निश्चित स्थान समझने में मदद मिलती है। मतलब अधिवास यानी कहाँ रहते हैं प्रकृति में, वो एक्चुअली उनका एक निश्चित स्थान कहाँ है, ये सब समझने में भी मदद मिलती है। प्राणियों में भिन्न भिन्न प्रकार के अनुकूलन की जानकारी भी प्राप्त होती है। तो वर्गीकरण करने से हमें ये सब लाभ मिलता है। तो यहाँ पर जो है प्राणियों का, अब यहाँ पे देखो ये जो है वर्गीकरण के लाभ, प्राणियों का अध्ययन करना आसान होता है। किसी एक समूह के प्राणी, ये अभी हम लोगों ने पढ़ा ना, आसानी से पहचान सकते हैं। सजीवों के साथ संबंध को समझा जा सकता है। प्रत्येक प्राणी का अधिवास, प्रकृति में उसका निश्चित स्थान समझने में मदद मिलती है। विभिन्न प्रकार के अनुकूलन की जानकारी भी प्राप्त होती है। फिर उसके बाद प्राणियों का वर्गीकरण किया गया पारंपरिक पद्धति से। पारंपरिक पद्धति मतलब क्या है? प्राणियों की समानता और असमानता पर आधारित विभिन्न समूह और उप समूह बनाना ही प्राणियों का वर्गीकरण है। तो इसकी पारंपरिक पद्धति जो है वो क्या है? पारंपरिक पद्धति में यहाँ पर देखो, वैसे ये कोरोना महामारी की वजह से इसको जो है इतना ये पैराग्राफ कट किया गया है। ये एक्चुअली क्या है, इसको दो प्रकार यहाँ पे संपृष्ठ जो है रज्जु, संपृष्ठ रज्जु प्राणी, असंपृष्ठ रज्जु प्राणी और संपृष्ठ रज्जु प्राणी, दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो यहाँ पर जो है इतना तो ये तुम्हारा जो है सिलेबस में तुम्हें स्वयं अध्ययन कर सकते हो, क्योंकि आगे तुम्हें जो है पढ़ना होगा तो वहाँ पे इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन यहाँ पर देखो असंपृष्ठ प्राणी क्या दिया गया, मतलब अमेरुदंडीय, मतलब यहाँ पे क्या है? अमेरुदंडीय प्राणी, क्योंकि इसमें क्या है, जो पृष्ठ रज्जु नामक अवयव इसमें नहीं होता है, इसके लिए अमेरुदंडीय प्राणी होते हैं। इसमें 10 संघ में विभाजन किया गया। इनका विभाजन किसमें किसमें किया है? 10 संघ में। ये 10 संघ क्या क्या हैं? फाइलम, आदिजीवी, छिद्रधारी, अंतर्गुहीन, ठीक है, निडारिया, चपटे कृमि, गोल कृमि, सखंड कृमि, संधिपात, कवचधारी, कांटेदार त्वचा वाले और अर्धमेरुदंडीय प्राणी। तो ये जो 10 संघ है इसके बारे में अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। हर एक के इसमें क्या क्या उदाहरण हैं, इसमें क्या होगा, आदिजीवी, छिद्रधारी, ये सब में क्या क्या उदाहरण होंगे, ये अभी हम लोग आगे अगले वीडियो में इसके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखो ये तो जो है असंपृष्ठ रज्जु प्राणी के बारे में था। अब देखो संपृष्ठ रज्जु प्राणी जो है ये क्या है? इन प्राणियों की विशेषता निम्न प्रकार से होती है। इनके शरीर में पृष्ठ रज्जु नामक अवयव पाया जाता है। पृष्ठ रज्जु जो अवयव है यानी मेरुदंड, पृष्ठ रज्जु यानी क्या हुआ? मेरुदंड। तो ये मेरुदंड जो है इसमें पाया जाता है। श्वसन करने के लिए इनमें क्लोम छिद्र, गिल स्लिट्स या फेफड़े होते हैं। किसी में देखो गिल होता है, किसी में फेफड़ा होता है, किसी में क्लोम छिद्र होता है। तो यानी श्वसन करने के लिए क्लोम छिद्र या गिल स्लिट्स या फेफड़े होते हैं। तंत्रिका रज्जु एक ही खोखली और शरीर के पृष्ठभाग में होती है और हृदय शरीर के अधर तल में होता है। तो ये संपृष्ठ रज्जु प्राणी के बारे में है। तो यहाँ पर देखो पृष्ठ रज्जु ने मेरुदंड, यह शरीर को आधार देने वाली लंबे धागे जैसी संरचना है जो प्राणियों के शरीर में पृष्ठ तल पर होता है। मेरुदंड क्या है? ये शरीर को आधार देने वाली लंबे धागे जैसी एक संरचना है जो प्राणी के शरीर को पृष्ठ तल पर जो है होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर देखो संपृष्ठ प्राणी की विशेषताएं।
ये उसकी विशेषता है। देखो ये उसका मुख, क्लोम दरारें जो हैं, ये क्लोम दरारें नहीं, क्लोम छिद्र, ठीक है। फिर ये चेता तंत्र है, ये पृष्ठ रज्जु है, ये यहाँ पे देखो इसका पृष्ठ रज्जु है। फिर ये गुदा द्वार है, स्नायु है, और ये पुच्छ पर है, पुच्छ पर, ठीक है। तो ये इसके जो है संपृष्ठ प्राणी की विशेषताएं। अभी देखो यहाँ पर तुम्हारे बुक में ही दिया है, क्या आप जानते हैं सभी संपृष्ठ प्राणियों का समावेश एक ही संघ में किया गया है, उस संघ का नाम है संपृष्ठ रज्जु प्राणी संघ, ऐसा ही रखा गया है। संपृष्ठ प्राणी संघ का विभाजन 3 उपसंघ में किया गया है। वहाँ पर तुमने देखा ना, इसमें जो है असंपृष्ठ रज्जु का जो है विभाजन, यहाँ पे संपृष्ठ रज्जु प्राणी का विभाजन कितने संघ में किया गया? 3 उपसंघ में, यानी प्राणी संघ का विभाजन 3 उपसंघ में किया गया। ये 3 उपसंघ क्या हैं? यूरोकार्डेटा, फिर उसके बाद जो है यहाँ पर सेफेलोकॉर्डेटा, फिर उसके बाद यहाँ पर वर्टिब्रेटा, ठीक है, वर्टिब्रेटा। और इस उपसंघ का 6 वर्गों में वर्गीकरण किया गया। मतलब उपसंघ 3 है, ठीक है, यूरोकॉर्डेटा, ठीक है, सेफलोकॉर्डेटा, वर्टिब्रेटा, ये 3 उपसंघ हैं। और इस उपसंघ को 6 वर्ग में इसका वर्गीकरण किया गया। 6 वर्ग क्या क्या हैं? चक्रमुखी, ठीक है, मत्स्य, उभयचर, सरीसृप, पक्षी, स्तनधारी, ठीक है। यानी कि यहाँ पर ये इनको 6 वर्ग में इनका वर्गीकरण किया गया। मत्स्य यानी मछली, उभयचर यानी जो पानी और जमीन दोनों में रहते हैं, सरीसृप यानी रेंगने वाले, पक्षी तो तुम जान ही रहे हो, चक्रमुखी जाने, स्तनधारी प्राणी भी जान रहे हो। तो इस तरह से ये सब चीज़ों का ध्यान रखना। यहाँ पे जो है कितने मतलब 3 उपसंघ हैं, और ये जो उपसंघ को 6 में वर्गीकरण किया गया, ऐसे संपृष्ठ में भी नाम सब याद रखना। अब यहाँ पे देखो जो प्राणी जगत है, प्राणी जगत का प्रचलित वर्गीकरण, तो यहाँ पर देखो अभी ये वही जो अभी हम लोग पढ़े ना, प्राणी जगत, उपजगत संपृष्ठ रज्जु प्राणी, और यहाँ पे जो है ये असंपृष्ठ रज्जु प्राणी, ये संपृष्ठ रज्जु प्राणी। असंपृष्ठ रज्जु प्राणी का संघ कितना है? 10। और यहाँ पर इसका संघ केवल जो है यहाँ पर संपृष्ठ रज्जु प्राणी है, और इसके 3 उपसंघ हैं। यहाँ पे ध्यान देना, इसके संपृष्ठ रज्जु प्राणी का संघ ये एक ही है, मगर उपसंघ 3 है, इसके संघ 10 हैं। ध्यान देना, हर एक का नाम याद रखना, ठीक है। और यहाँ पर ये जो है इसके 3 उपसंघ, और ये 3 उपसंघ के 6 वर्ग, ठीक है। ये सब का ध्यान रखना, क्योंकि ये जो है कृतिक में कभी कभी तुम्हें जो है ये भरने के लिए आएगा, तो ये सब नाम याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है ये जो है सारणी, ठीक है। अब अगले वीडियो में हम लोग प्राणी जगत के एनिमल किंगडम, इसके बारे में ये जो है हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।